साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ सीरीज एनसीईआरटी के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हम 1.1 देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी विभाज्यता के नियम की। तो सबसे पहले समझते हैं विभाज्यता का नियम, उसके बाद यहाँ से 1 से लेकर के 7 नंबर तक जो हमारा क्वेश्चन है इन सभी को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में फर्स्ट है हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि इकाई का अंक जो हमें संख्या दी गई है, यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो टोटल संख्या हमारी जो होगी 2 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 2, 3, 5, 4, 0। क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी? तो जी हाँ, ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है। इसी प्रकार से यदि इकाई का अंक 2 या 4 या 6 या 8 हो तब भी ये टोटल संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये हमारा है 2 से विभाज्यता का नियम कि इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि संख्याओं का योग जो हमें संख्या दी गई है, यदि उस संख्या में अंकों का योग, यदि हमारी पूरी संख्या दी गई है तो संख्याओं का योग मीन्स इसमें जो अंक आएंगे, जो संख्या है उसमें अंक का योग। तो ये हमारी जो टोटल संख्या दी गई जैसे 111, तो यदि इसके अंकों को हम जोड़ें तो अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो टोटल संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। जैसे 111 है तो इसके अंकों का योग आएगा 1 + 1 + 1, ये हमारा आ जाएगा 3, और 3 हमारा 3 से डिवाइड होगा, इसलिए टोटल संख्या 111 जो है 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो हमारी संख्या है, यदि उस संख्या के अंतिम 2 अंक जो हमारी टोटल संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि 2, 5, 3, 2, 0, क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है? तो जो हमें संख्या दी जाए इस संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट के जो 2 अंक हैं, यदि ये 4 से विभाज्य हैं तो टोटल संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर 2, 5, 3, 2, 0 में लास्ट के 2 अंक हैं 2, 0 मीन्स 20 है, तो क्या 20 4 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, 4 पंचे 20 होता है। इसका मतलब ये टोटल संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि इकाई का अंक, जो इकाई का अंक है ये 0 या 5 हो, यदि इकाई का अंक क्या हो 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 2, 5, 3, 2, 0, 1, 0। ये टोटल संख्या क्या 5 से डिवाइड होगी, 5 से कटेगी तो कट जाएगी, मीन्स विभाज्य होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है 2, 5, 2, 0, 5। क्या ये संख्या हमारी 5 से भाग होगी? तो हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 है। तो यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य होती है। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट हमारे विभाज्यता के नियम है। इसी प्रकार से अन्य विभाज्यता के नियम भी हैं, लेकिन हम जरूरत के अनुसार उसे भी सीखते जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 1.2। एक्सरसाइज 1.2 जो हमारा है प्रश्नावली, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को व्यक्त करना है। तो फर्स्ट के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 का। तो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर हम 140 लिख देंगे और इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, मीन्स 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभाज्य होगा। तो 2 7 14 और 2 शून्यम शून्य हो जाएगा।
ये फिर से हमारा 2 से डिवाइड होगा, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 है, 1 बचेगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और 5 3 8 होगा, 8 नहीं कटेगा 3 से, तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट के दोनों अंक जो है 4 से कटने चाहिए। 5 से कटेगा तो 5 सते 35 हो जाएगा, और 7 जो है हमारा ये केवल 7 से ही विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से लिखते हैं। 140 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार से 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार से फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम 156 लिख देंगे। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 से जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। इसके बाद 13 आ जाएगा, 13 हमारा 13 से ही डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से हमें 156 का अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। तो इस प्रकार से 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी प्रकार से हम लोग फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि भाज्य और अभाज्य क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं, जब किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या हमारी भाज्य होती है। 2 से अधिक गुणनखंड होने का मीन्स है कि वह संख्या हमारी या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, इसके अतिरिक्त वह किसी एक और संख्या से कटनी चाहिए। मीन्स 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। जबकि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये स्वयं से कटती हैं, मीन्स स्वयं से विभाज्य होती हैं, तथा केवल 1 से विभाज्य होती हैं, अर्थात केवल 2 ही इनके गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम आपसे कहें हमारे पास एक संख्या है 2। कौन सी संख्या है? 2। अब इसको डिवाइड करना है तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी? पहली बात तो इस संख्या को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 मिलेगा। दूसरी बात, इस संख्या को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और हमें ये 1 मिल जाएगा। और ये हमारी संख्या जो 2 है किसी और संख्या से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, इसलिए ये हमारी जो संख्या 2 है ये क्या कहलाएगी? अभाज्य गुणनखंड कहलाएगी। लेकिन जैसे हमारा एग्जाम्पल लिया हमने कि हमारे पास एक संख्या है 4, इस 4 को डिवाइड करना है तो ये संख्या पहली बात तो स्वयं से डिवाइड होगी, 4 से कट जाएगी, 1 आ जाएगा। इसी संख्या 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो 4 मिल जाएगा। क्या इस संख्या का और कोई भी गुणनखंड हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। 4 को हम 2 से काटेंगे, पूर्णतः कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड अगर हो रहे हैं तो वो संख्या हमारी भाज्य होती है। तो जिस प्रकार से अभी हमने ऊपर ये प्रश्न किया इसमें हमारा 13 जो था ये अभाज्य संख्या थी, इसी प्रकार से इसके ऊपर जो क्वेश्चन था इसमें 7 जो था ये अभाज्य संख्या थी। तो अब हम लोग फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3825। अब इस संख्या को हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि जो हमारी संख्या है इसे हम छोटी से छोटी संख्या से काटें। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि इकाई का अंक 5 है, ये 5 से कट जाएगा तो 5 से भी हम काट सकते हैं, लेकिन इसे हम पहले छोटी संख्या से काटेंगे तो इसे हम 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3। इसके बाद ये 8 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। इसे आप पहले भी 5 से डिवाइड कर सकते थे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर ये हमारा आ गया 1275। ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी क्योंकि इनके अंकों का टोटल योग 3 से कट जाएगा। तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है, 1 बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब हमारा 425 आ गया है, ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, इसे हम 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा और यहाँ 42 से 2 बचा तो 5 बचा 25 हो जाएगा। फिर इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। 17 जो है हमारा ये अभाज्य संख्या है, ये केवल 17 से ही डिवाइड होगा तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 3825
8 to 5 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इस प्रकार से फर्स्ट का थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट का फोर्थ 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5005। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य और 5 एकम 5 आ जाएगा। अब इसे हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसे एक एक करके प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई का अंक जो है 0 2 4 6 8 नहीं है। 2 से नहीं कटेगी, ये 3 से भी नहीं कटेगी क्योंकि इनके अंकों का योग जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 0 + 1 मीन्स 2 आएगा। 2 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट के 2 अंक नहीं कट रहे हैं। 5 से भी नहीं कटेगी ये संख्या हमारी क्योंकि 5 से कटने का रूल है कि लास्ट में 0 इकाई का अंक या फिर 5 होना चाहिए। 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 के टेबल का यहाँ पर लास्ट का कोई अंक नहीं आ रहा है। 7 से ये संख्या हमारी डिवाइड होगी तो इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3, ये हो जाएगा 30, 7 चौको 28 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 21 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसके बाद इस संख्या को हम डिवाइड करेंगे 11 से। 11 से डिवाइड होगा हमारा तो 11 एकम 11 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 33 बन जाएगा। 11 23 33 हो जाएगा। 13 भी हमारी जो है ये अभाज्य संख्या है तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड आ गया है 5 × 7 × 11 × 13। तो इस प्रकार से फर्स्ट का फोर्थ भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं फर्स्ट का फिफ्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7429 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसे हम विभाज्यता के नियम लगाकर देखेंगे। तो ये संख्या जो है हमारी 7429 ये डिवाइड होगी 17 से। कितने से डिवाइड होगी? 17 से। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं जो बहुत लंबी संख्या जाने पर करते हैं। तो ये हमारा जाएगा 4 टाइम में, 17 चौको 68 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा कितना? तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 6, तो ये हमारा 62 हो जाएगा। तो हम 17 तियाँ जाएंगे, 17 तियाँ 51 होगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा 11 और ये 9 119 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 7 119। तो इस प्रकार से 7 आ जाएगा। अब हमारा आ गया है 437। ये संख्या हमारी 19 से डिवाइड होगी 19 से। तो 19 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा 5 तो हो जाएगा 57। तो 19 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार, 19 तियाँ 57। उसके बाद 23 आ जाएगा। 23 हमारा 23 से ही डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 7429 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 17 × 19 × 23। तो इस प्रकार से फर्स्ट के सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा और LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। तो ये हमारा रूल है, नियम है कि दो संख्याएं दी गई हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। तो इसको चलिए करते हैं। सबसे पहले हम 2 का फर्स्ट करते हैं। 26 और 91 का हम मासा और लासा निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या 26 और 91 का गुणा करें तो इनका जो लासा और मासा आया है उनका गुणा करें तो क्या ये दोनों बराबर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2 का फर्स्ट। तो यहाँ पर हम 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 26 हो जाएगा। इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 आ जाएगा और 13 हमारा 13 से ही डिवाइड होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 91 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड होगा 7 से। तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। इसके बाद ये 13 से हमारा 13 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 26 बराबर हो जाएगा 2 × 13 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसी प्रकार से जो 91 है 91 बराबर हो जाएगा 7 × 13 के। अब यहाँ पर हम सबसे पहले HCF लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स मासा हमारा क्या होगा। तो मासा हमारा जो दोनों में कॉमन होता है वही संख्या होगी जो दोनों में होगी, मीन्स 26 और 91 दोनों के गुणनखंड में हो। तो यहाँ पर हमारा 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसलिए HCF हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम LCM निकालते हैं। तो LCM क्या होता है हमारा?
एलसीएम जो होता है वो बची हुई संख्याओं का गुणनखंड मीन्स 2 गुणे 7 होगा, और इसी के साथ में जो कॉमन है उसे एक बार लिखा जाएगा। याद रखिएगा, जो संख्या हमारी दोनों में है उसे एक बार लिखा जाएगा, बाकी बची हुई सभी संख्याओं को उतार लिया जाएगा गुणनखंड के रूप में। तो इस प्रकार से ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी ये हमारा 14 हो जाएगा, 14 गुणे 13, 14 गुणे हमारा 13 आ गया है। तो जब हम लोग 14 गुणे 13 करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 182। ये कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें दर्शाना है कि संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल ये बराबर है एचसीएफ मीन्स मासा गुणे एलसीएम लासा के। तो अब हम लोग जांच भी करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारी एक संख्या है 26 और दूसरी है 91, इनका गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ मासा 13 है इंटू एलसीएम हमारा 182 आया है। तो गुणा आप लोग कर सकते हैं। जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2366 और बराबर होगा, जब हम 13 का गुणा 182 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2366। तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, मीन्स दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ पर याद रखिएगा, यदि आपका ये इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपने अभाज्य गुणनखंड में कहीं ना कहीं गलती की है। अगर आपका अभाज्य गुणन सही है तो यहाँ पर संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो इस प्रकार से सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड का सेकंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें 510 तथा 92 का भाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 510 का कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसके बाद इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पचा 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा 3 से डिवाइड होगा तो 3 एकम ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा 17 से डिवाइड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हम कर लेते हैं 510 का। इसके बाद यहाँ पर हम लोग 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौको ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 छक 12 हो जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड होगा, ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 23 हमारा अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे कि 510 बराबर होगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 के। इसी प्रकार से 92 हमारा बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 23 के। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा निकालेंगे जो दोनों में हो। तो यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों में है, तो यहाँ पर हमारा ये 2 हो गया एचसीएफ। और कोई संख्या यहाँ कॉमन नहीं है, अगर और कोई संख्या कॉमन होती तो यहाँ पर हम गुणे में वो भी उतारते। तो एचसीएफ हमारा 2 आ गया है। इसके बाद एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या होता है, जो दोनों में हो उसको एक बार लिखते हैं, तो इस 2 को एक बार लिख दिया, इनटू बची हुई सभी संख्या को उतार लेंगे। तो 5 गुणे 3 गुणे 17 और ये गुणे 2 और गुणे 23। तो अब इस सभी का हम लोग कर लेते हैं गुणा। तो जब इस सभी का हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 23460 मीन्स 23 460, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, तो 510 गुणे 92 ये बराबर होगा एचसीएफ मीन्स हमारा 2 है, गुणे एलसीएम हमारा कितना है 23 460 है। तो इसका हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जब 510 का हम लोग 92 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 46920। इसी प्रकार से इधर भी आप गुणा कर लेंगे तो गुणा आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 46920। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है मासा गुणे लासा के। तो इस प्रकार से सेकंड का जो सेकंड नंबर है ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है हमारा 336 और 54 का, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 336 का, तो यहाँ पर हम 336 लिख देते हैं। 2 से हमारा डिवाइड होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर से हमारा 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो 2 से विभाज्य होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर से हमारा 2 से डिवाइड होगा तो 2 चौको
8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 336 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग 54 का करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 336 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 4 बार है और इसके बाद ये 3 है और लास्ट में हमारा 7 है। इसी प्रकार से 54 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा 3 टाइम्स है। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पर ये एक 2 उठाया, इसमें भी एक 2 है, ये दोनों में है, एक बार लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे। 3 हमारा यहाँ भी है, 3 यहाँ हमारा यहाँ भी है तो इसको हम एक बार लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 3 है लेकिन ऊपर दोबारा नहीं है इसलिए हम नहीं लेंगे। तो हमारा HCF जो आ जाएगा ये 3 दूनी 6 हो जाएगा HCF। इसी प्रकार से हम LCM निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा LCM जो हमारा दोनों में कॉमन हो उसे एक बार लिखते हैं। ये 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख दिया। इसी प्रकार से ये 3 दोनों में कॉमन है, इसको एक बार लिख दिया। अब बची हुई सभी संख्या को हमें उतार लेना है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 इसको उतारेंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी के साथ में हम 7 उतारेंगे और इसी के साथ में नीचे हमारा 3 गुणे 3 बचा हुआ है, इसको भी हम उतार लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर LCM हमारा निकलेगा। अब इसका हम मल्टीप्लाइड कर लेंगे इस पूरे का। तो जब हम इस पूरे का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा? 3024। तो ये हमारा LCM आ गया है। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा करते हैं। तो दोनों संख्याएं हमारी थी 336 गुणे 54, ये बराबर हो जाएगा मासा हमारा 6 आया है इंटू लासा 3024 आया है। तो जब इन सभी संख्याओं का हम गुणा करेंगे, गुणा आप आसानी से कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 18144 आ जाएगा। इक्वल टू जब 6 का गुणा करेंगे 30 24 में तब भी हमारा आएगा 18144। तो इस प्रकार से ये हमारा इक्वल है, मीन्स दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल है मासा गुणे लासा के। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF मासा और LCM लासा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, थोड़ा सा और बढ़ गया था, संख्याओं का गुणनफल दिखाना था HCF इंटू LCM का, जो इसमें नहीं करना है। इसमें केवल आपको HCF और LCM निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हमें 3 संख्याएं दी गई हैं। तो ये रूल हमारा जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के, ये केवल दो संख्याओं के लिए लागू होता है। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 12, 15 और 21 3 संख्याएं दी गई हैं, इसलिए इसमें ये नियम लागू नहीं होगा। ये नियम केवल दो संख्याओं के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, HCF और LCM निकालते हैं। तो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12, 15 और 21 का। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 लिखेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 15 का निकाल लेंगे। तो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 पचे 15 आ जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 21 का निकालेंगे। तो 21 को हम लोग भाग करेंगे 3 से, 3 सते 21 आ जाएगा। फिर ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा 12 है इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार से जो हमारा 15 है इसके अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 5। इसी प्रकार से जो हमारा 21 है इसके अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 7। अब यहाँ पर HCF लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई ऐसा चीज़ जो तीनों में हो। तो अभी आप यहाँ पर देखिए 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है, 3 तीनों में है। तो यहाँ पर 3 हमारा कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो HCF है हमारा वो क्या है, 3 है। तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, पूरे में होना चाहिए, वही हमारा HCF होगा। तो HCF हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और कोई संख्या कॉमन नहीं है, 5 इसमें है, इनमें नहीं है, 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो इस प्रकार से HCF हमारा केवल और केवल 3 है। इसके बाद LCM लिखते हैं, लासा। तो लासा जो हमारा तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखना है। इसके अतिरिक्त
सभी को हमें गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो 2 गुणे 2, इसके बाद नीचे वाले में 5 बचा हुआ है और थर्ड वाले में हमारा 7 बचा हुआ है। तो इस प्रकार से इसका हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा करेंगे 7 में तो ये हमारा 420 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा आ गया है 420। तो इस प्रकार से हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दिया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तीसरे का सेकंड देखते हैं। तीसरे का सेकंड कहता है कि 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 हमारी अभाज्य संख्या है, केवल और केवल 17 से ही डिवाइड होगी। जो अभाज्य संख्या होती हैं वो स्वयं से और 1 से डिवाइड होती है, तो 17 एकम 17 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 23 लिखेंगे। 23 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो केवल और केवल 23 से ही डिवाइड होनी है, 1 आ जाएगा। 29 जो 29 है हमारा, ये भी अभाज्य संख्या है, तो केवल और केवल 29 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 बराबर, इसका गुणनखंड 1 ही है 17। 23 का गुणनखंड लिखेंगे तो 23 ही है। इसी प्रकार से 29 का गुणनखंड लिखेंगे तो 29 ही है। अब यहाँ पर हमें एचसीएफ लिखना है, मासा निकालना है जो तीनों में हो। तो हमें दिख रहा तीनों में गुणा के रूप में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं इनका एचसीएफ मासा 1 होता है। क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख सकते हैं और 1 हमारा तीनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क संख्या पर नहीं पड़ेगा। तो अभाज्य संख्याओं का आपको याद कर लेना है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ मासा 1 होता है। तो यहाँ से मासा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो हमारी कॉमन संख्या होती है 1 है, इंटू इसके बाद बची हुई संख्या कितनी हो जाएगी 17 गुणे 23 इंटू यहाँ पर हमारा 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अभाज्य संख्या होती हैं इनका मासा 1 होता है और लासा इन्हीं संख्याओं का गुणनफल होता है। मीन्स 17 गुणे 23 गुणे 29 ही आएगा। तो जब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, ये आ जाएगा 11339। आप इसे आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर एचसीएफ हमारा 1 आ गया है। तो तीसरे का सेकंड भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का थर्ड है हमारा 8, 9 और 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से 8 लिख देंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 4 हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा और फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 3 से डिवाइड होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पचा 25 हो जाएगा और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार से 9 के अभाज्य गुणनखंड हैं 3 गुणे 3। इसी प्रकार से 25 के अभाज्य गुणनखंड हैं 5 गुणे 5। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर एचसीएफ हमारा देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है। तो जब तीनों में कोई भी संख्या आपको कॉमन नजर ना आए तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका एचसीएफ 1 है, क्योंकि 1 सभी के साथ गुणा में रहता है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो हमारा तीनों में कॉमन हो, जैसे 1 यहाँ पर हो गया तो 1 लिख देंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी बचे हुए गुणनखंड हैं वो सभी हो जाएंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसी के साथ में नीचे 3 गुणे 3 हो जाएगा और सबसे लास्ट में यहाँ पर 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो जब इस प्रकार से इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 1800। कितना आ जाएगा एलसीएम 1800 आ जाएगा और एचसीएफ हमारा कितना आ गया है 1 आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि एचसीएफ संख्या दी गई है 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है, मासा दिया गया है 9 है। कि 306 और 657 का मासा 9 है, ये दिया है, तथा एलसीएम जो लासा है 306 और 657 का, इन्हीं संख्या का लासा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा रूल लगेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो इसी फार्मूले से इसे हम लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें संख्याएं दी गई हैं 306 और 657, एचसीएफ 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, बराबर होता है एचसीएफ मीन्स मासा गुणे एलसीएम लासा के। तो दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे मीन्स 306 गुणे
657 करेंगे बराबर होगा HCF कितना है 9 है गुणे LCM, तो यहाँ पर हमारा LCM आ जाएगा। हमें LCM ज्ञात करना है, 9 हमारा गुणा में है, इसे इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, डिवाइड में जाएगा तो आ जाएगा 306 गुणे 657 और ये बटे आ जाएगा 9। इस प्रकार से बराबर हो जाएगा LCM के। अब इसे डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 शून्यम 0 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 102 आ जाएगा। अब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, ये 3 दूनी हमारा 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा और 3 नवा 27 आ जाएगा। तो हमारा आ गया 102 गुणे 219, ये बराबर है LCM के। जब इसे गुणा करेंगे तो हमारा LCM हमें प्राप्त हो जाएगा 22338। आप आसानी से इसे मल्टीप्लाइड कर पाएंगे तो ये हमारा LCM आ जाएगा 22338। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है ये अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें एक रूल याद करना है कि यदि कोई प्राकृतिक संख्या n है तो उसके लिए जो कोई संख्या है ना वो शून्य पर कब समाप्त होती है, हमें ये सीखना है। तो कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उस संख्या के गुणनखंड में एक 2 रहे और एक 5 रहे। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट देखते हैं। तो नोट पॉइंट है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 मीन्स उसका एक गुणनखंड 2 हो और एक गुणनखंड 5 आया हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। कौन सी संख्या शून्य पर समाप्त होगी? यदि हम उसका गुणनखंड करें और उसमें कम से कम एक बार 2 आया हो और एक बार 5 आया हो, मीन्स 1 2 और 1 5 आना अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं है कि केवल 2 आया है 5 नहीं आया तो वो शून्य पर समाप्त होगी, नहीं होगी, दोनों होने चाहिए, मीन्स 2 गुणे 5 आना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 6 की पावर n है, हमें इस संख्या के बारे में बताना है। n तो यहाँ प्राकृतिक संख्या है तो कुछ भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 6 है ना इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो जो हमारा 6 है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में मीन्स 2 तो है लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि 1 2 होना चाहिए और 1 क्या होना चाहिए 5। तो 5 दूनी 10 बनता है तो संख्या हमारी शून्य पर कंप्लीट होती है। तो 6 जो है हमारा इसका गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 आया है, मीन्स 2 गुणे 5 के रूप का ये नहीं है, इसलिए यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं कि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 प्राप्त हुआ, अर्थात यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अतः 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है और क्वेश्चन नंबर 5 आपका आसानी से हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत ही आसान है। कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का यहाँ 13 है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो हमें दिखाना है भाज्य संख्याएं। तो क्योंकि हम नोट पॉइंट देख चुके हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मीन्स इनका हम देखेंगे कि क्या ये संख्या 2 से ज़्यादा संख्या से कट रही है क्या, एक तो स्वयं से कटेंगी, एक तो 1 से कटेंगी, क्या इसके अतिरिक्त किसी और से भी कट रही है क्या। अगर ऐसा है तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, वरना नहीं कहलाएंगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे हम करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें 2 संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली संख्या को देखते हैं। तो फर्स्ट संख्या है 7 × 11 × 13 और प्लस का 13। तो इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पर 13 है, प्लस के बाद 13 है और प्लस के पहले भी, इस पूरे से हमारा 13 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 कॉमन ले लेंगे। तो जब 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 × 11 और यहाँ से 13 जा चुका है, ये प्लस और इधर से भी 13 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1। कुल मिला के इस पूरे से हमने 13 को बाहर कर लिया है। तो यहाँ पर 13 बाहर हो गया, इसे 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 11 सत्ते 77 हो जाएगा और प्लस का ये 1 आ जाएगा। तो 13 गुणे 77 में 1 जोड़ेंगे 78 आ जाएगा। तो ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया है। अब ये किस किस संख्या से कटेगा, तो देखिए 13 गुणे 78, पहली बात तो ये 78 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा?
78 से, दूसरी बात ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, और तीसरी बात ये 1 से डिवाइड होगा क्योंकि सभी संख्याएं 1 से डिवाइड होती हैं। तो इस प्रकार से इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। पहला तो क्या है 13 गुणनखंड, दूसरा क्या है 78 है, और तीसरा 1 भी तो है क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 13 गुणे 78 और गुणे 1। तो सिंपल सी बात है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी भाज्य हो गई है। सेकंड वाला देखते हैं, हमारा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का 5 दिया गया है। तो इस पूरे से हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो 5 बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा है 7 × 6 × यहाँ से 5 जा चुका है, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ पर बचेगा 1। अब हमारा 5 बाहर रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 7 छंगे 42 हो जाएगा। 42 गुणे इसका गुणा करेंगे 4 × 3 = 12 और 12 दूनी 24, 24 एकम 24 आ जाएगा और प्लस का ये हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब इसका हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा 1008 आ जाएगा। यहाँ पर 24 का गुणा करेंगे 42 में और प्लस का ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × इसको जोड़ देंगे 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर हम देखेंगे ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा पूरी संख्या, ये 1009 से डिवाइड होगी पूरी संख्या ये, और 1 से भी डिवाइड होगी क्योंकि 1 सभी संख्या में होता है। तो इसलिए इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्या भी हमारी क्या होगी, भाज्य होगी। तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे कि जो संख्याएं 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं वे सभी संख्याएं भाज्य होती हैं। अतः ये दोनों संख्याएं 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं, इसलिए ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है भाषा का खेल है। इतना बड़ा क्वेश्चन, इसे आप केवल समझ जाएं इसकी भाषा तो बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, चारों ओर से एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, यहाँ पर एक व्यक्ति है सोनिया, इसको 18 मिनट लगता है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि दूसरा व्यक्ति है, इसको 12 मिनट लगता है। तो इसी वृत्ताकार पथ को सोनिया जो है एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में और रवि जो है एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिल जाएंगे? तो इस क्वेश्चन की भाषा हमें ये कहती है कि एक वृत्ताकार पथ है जिस पर सोनिया भी चल रही है, रवि भी चल रहा, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। लेकिन सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगेगा, रवि को 12 मिनट लगेगा। तो दोनों, वह कम से कम समय बताइए जब वो दोनों आकर के एक पॉइंट पर दोबारा मिल जाएं। तो कम से कम समय वो हमारा होगा, मीन्स एलसीएम होगा। हमें लासा ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में 18 और 12 का। तो चलिए करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में हम गिवन नोट कर लेते हैं कि दिया है सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 18 मिनट है, रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट है। तो वह कम से कम समय जब वो दोबारा मिलेंगे वो हमारा एलसीएम होगा। तो इसलिए हम 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर हम लोग 18 और 12 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 18 का करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 9 18, इसके बाद इसे 3 से करेंगे, 3 3 9 और इसके बाद 3 एकम 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 12 का करेंगे तो 2 6 12 आ जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 आ जाएगा और फिर 3 एकम 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 × 3 × 3। इसी प्रकार से 12 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 × 2 × 3। यहाँ से हम नोट कर देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कहता है कि जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है। यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ये कॉमन, इसे एक बार लिखेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये कॉमन, इसे एक बार लिखेंगे। बाकी बचे हुए को भी हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे एलसीएम में। तो यहाँ पर ये 2 हमारा एक बार लिखा जाएगा, ये 3 हमारा एक बार लिखा जाएगा। इसके बाद बचे हुए इस 3 को उतारेंगे और नीचे बचे हुए इस 2 को उतारेंगे। तो इस प्रकार से 2 तिहाई 6, 6 3 18 और 18 दूनी 36। तो एलसीएम हमारा आ गया 36 आ गया। 36 मिनट आ जाएगा। 36 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे को दोबारा उस स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
तो इस प्रकार से 1.2 के जो हमारे सभी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 7 तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली देखेंगे 1.3। थैंक यू।